एक्सेल की इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम एक्सेल के इंटरफेस के बारे में काफी कुछ सीख चुके थे। अब हम सीखेंगे कि वर्कशीट क्या है, वर्कबुक क्या होती है और एक सेल का एड्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरीके से कीबोर्ड में कीज का यूज करते हुए हम एक्सेल शीट में मूव कर सकते हैं, अप डाउन कैसे, डाटा एंट्री के टाइम कैसे मूव करना है और इसके अलावा कैसे फाइल को सेव करना है। अब हमारे सामने एक ब्लैंक वर्कबुक है जिसका बाय डिफॉल्ट नेम बुक 1 होता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि उसका नाम हमने नहीं दिया, वो खुद से ही लिखा आता है। बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में सेव है, ऑलरेडी इसी नाम से आएगा। जब भी किसी के भी कंप्यूटर में अगर वर्कबुक खोली जाए फर्स्ट टाइम तो वो यही नाम दिखाएगा, बुक 1। लेकिन हम उसे सेव करते टाइम अपनी चॉइस का नाम दे सकते हैं। नीचे लेफ्ट कॉर्नर में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है शीट 1, यानी एक पर्टिकुलर वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट होती हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो हमारे बुक्स में बहुत सारे पेजेस होते हैं, या यूं कह लीजिए कि शीट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वर्कबुक में एक ही शीट है। यूजुअली जो पुरानी वर्जन हैं उनमें बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स अवेलेबल होती हैं। हम अपनी मर्जी से, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग और शीट्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये प्लस आइकन दिख रहा है यहाँ पर, इस केस में उस पर क्लिक करेंगे और पुराने वर्जन्स में एक स्टार बनाता है, उस पर क्लिक करेंगे, वहां से हमारी नई वर्कशीट ऐड हो जाएगी। इनका बाय डिफॉल्ट नेम शीट 1, शीट 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से नेम्स होते हैं। जो भी नंबर होगा शीट का, शीट के आगे वो नंबर। इन्हें भी रीनेम किया जा सकता है एंड आई कैन रीनेम देम बाय डबल क्लिकिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि एक वर्कबुक और एक वर्कशीट में क्या फर्क है, तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि एक वर्कबुक बहुत सारी वर्कशीट से बनी है। और वर्कशीट क्या है? एक सिंगल पेज जहां हम कुछ लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और एंड द वर्कशीट इज मेड अप ऑफ अ ग्रिड ऑफ कॉलम्स एंड रोज। तो एक वर्कशीट में क्या होता है? कॉलम्स और रोज का ग्रिड है। सपोज अगर मैंने डी पर क्लिक किया, इसका मतलब ये है कि मैंने कॉलम डी सिलेक्ट किया है। अगर मैं इस डी अल्फाबेट पे क्लिक करती हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। उस कॉलम का नाम क्या है? डी। और ठीक इसी तरीके से सपोज मैंने रो नंबर 6 पर क्लिक किया है, या यूं कह लीजिए नंबर 6 पर क्लिक किया है, इसका मतलब मैंने 6th रो सिलेक्ट की है। और यहीं से हम ये स्पॉट कर सकते हैं कि इसका एड्रेस क्या है। सो इसी तरीके से कोई भी इंडिविजुअल स्पॉट अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक सेल है। और अगर हम ऐसे सेल पर क्लिक करते हैं जहां कॉलम डी और रो 6 इंटरसेक्ट करते हैं यानी मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस सेल का एड्रेस क्या है? D6। यानी एड्रेस को लिखने का तरीका क्या होता है? पहले कॉलम नेम आएगा और साथ में रो नंबर, और यही आपको नेम बॉक्स में भी दिखाई देगा। जिस तरीके से आपने अभी सीखा है कि सिंगल सेल को कैसे सिलेक्ट करना है, उसी तरीके से हम एक रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी सिंगल सेल, अकेला सेल ना सिलेक्ट करके मल्टीपल सेल्स को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। मल्टीपल सेल्स सिलेक्ट करने के लिए हम किसी एक सेल पर क्लिक करेंगे और फिर लेफ्ट बटन होल्ड किए हुए ही माउस को ड्रैग करेंगे। ऐसा करने से मल्टीपल सेल सिलेक्ट होंगे और इसी को कहते हैं सेल रेंज। और आगे आने वाली वीडियोस में जब आपको फंक्शंस में रेंज देनी होगी तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग सेल लिखने के बाद कॉलन सिंबल का यूज करना होता है। फिर अपनी रेंज के लास्ट सेल का एड्रेस लिखते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कीबोर्ड में कॉलम सिंबल कहां होता है। तो कॉलम सिंबल सेमीकोलन के ऊपर होता है, अगर आप ध्यान देंगे अपने कीबोर्ड में। और यह भी पता होना चाहिए कि अगर किसी कीज पर 2 वैल्यूज लिखी हुई हैं तो उस केस में अगर हमें ऊपर वाली वैल्यू टाइप करनी है तो उसके लिए क्या करना होता है? हम शिफ्ट की को प्रेस करके रखते हैं और फिर अपनी रिक्वायर्ड की को प्रेस करते हैं। अब और भी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर हमने कोई सेल सिलेक्ट किया है और फिर एंटर प्रेस किया तो हम एक सेल नीचे मूव कर जाते हैं। और इसी तरीके से अगर हम एंटर प्लस शिफ्ट प्रेस करते हैं तो वो हमें क्या करेगा? इसका ऑपोजिट, इसे एक कॉलम ऊपर लेकर जाएगा। इसी तरीके से टैब की का क्या फंक्शन है? जब हम टैब की प्रेस करते हैं तो हम एक रो राइट में नेविगेट कर जाते हैं, राइट में मूव कर जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम टैब के साथ शिफ्ट प्रेस करके रखते हैं तो हम लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब हम एक्सेल में डेटा एंट्री सीखेंगे। तो सबसे पहले सेल है A1। अब हम फॉर्मूला बार पर ध्यान देंगे। नेम बॉक्स हम जिस सेल में हैं या जिस सेल में काम कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन देता है। फॉर्मूला बार क्या करता है? इट शोज यू द डेटा और कंटेंट इन द सेल, यानी जो भी आप एंटर करते हैं वही फॉर्मूला बार पर दिखाई देता है। अब हम सीखेंगे कि फाइल को सेव कैसे करना है, यानी इस वर्कबुक को सेव कैसे करना है। इसे कई तरीकों से कर सकते हैं। हम डायरेक्टली शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या होती है सेव करने की? Ctrl+S। अगर ऐसे नहीं करना है तो हमारे पास एक और ऑप्शन है। हमने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में सीखा था क्विक एक्सेस टूल बार, वहां भी ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसके अलावा अगर मैं अपने वर्जन की बात करूं यानी 2019 की, तो उस केस में फाइल मेन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो वहां ऑप्शन आ जाएगा सेव या सेव एज का,
सेव और सेव एज का डिफरेंस पहले बताया जा चुका है। सेव क्या होता है कि जिसमें अगर हम फर्स्ट टाइम फाइल को सेव कर रहे हैं तो दोनों एक जैसी ही बात है, सेव और सेव एज। लेकिन जब एक बार हम फाइल को सेव कर चुके हैं तो उसके बाद जब भी हम फाइल दोबारा सेव करेंगे तो हमें वो फाइल उसी नाम से सेव हो जाएगी, लेकिन हमें फील नहीं होगा कि उसमें कुछ हो रहा है, कोई प्रोसेसिंग खास दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब हम सेव एज क्लिक करते हैं, सेव एज क्लिक करने का मतलब ये होता है कि हम उसी फाइल को अगर दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो अब हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, सेव एज। ये हमें ऑप्शन देता है उसी सेम फाइल को दूसरे नाम से सेव करने का, या यूं कह लीजिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, सेम फाइल को अगर सेम नाम से या दूसरे नाम से सेव करना है लेकिन अगर दूसरी लोकेशन पे सेव करना है तो भी हमें क्या करना है, सेव एज का ऑप्शन यूज करना है। अदरवाइज सिर्फ सेव करना है तो सेव ऑप्शन। तो इस तरीके से हम सेव करने के बाद अपनी मर्जी का, अपनी चॉइस का फाइल का नाम देंगे और अपनी मर्जी की लोकेशन पे उसे सेव करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।